अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आज थर्ड लेक्चर मुस्तफ़ा कमाल का हम देखेंगे। अब तक ये हुआ है कि 1911 से तुर्की पर इत्तेहादियों ने, जिनमें बरतानिया, फ़्रांस और आर्मीनिया की फ़ौजें शामिल थीं, तुर्की पर हमले शुरू किए। तुर्की ने इन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया, लेकिन जंग अज़ीम अव्वल यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को शिकस्त हुई और तुर्की ने भी सरेंडर कर दिया। 1918 में उनको बादशाह महमद और ओल्ड लिबरल्स की पार्लियामेंट जो कि हुकूमत में थी, उन्होंने इनवाइट किया इत्तेहादी फ़ौजों को कि वो भी आकर तुर्की में हुकूमत बनाएं और तुर्की पर हमले बंद कर, तुर्की ने रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी। बादशाह ने ये हुक्मनामा सादिर किया कि तमाम तुर्की की फ़ौज आज से ख़त्म कर दी जाएगी, उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा, उसकी जगह इत्तेहादी फ़ौज, अलाइड फोर्सेस ही तुर्की की फ़ौज होंगी। दूसरी चीज़ ये थी कि अलाइड फोर्सेस जो थी उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन से, ब्रिटिश एम्बेसी को ब्रिटिश हाई कमीशन बना दिया और वहाँ से हुकूमत करना शुरू कर दी। उन्होंने पोर्ट्स का इंतज़ाम संभाल लिया, पुलिस की निगरानी शुरू कर दी और जितने भी ऑफिसर्स लगाए जा रहे थे या हटाए जा रहे थे वो उन्हीं के मशवरों से लगाए और हटाए जा रहे थे। दूसरी तरफ जब तुर्की की फ़ौज को ये पता चला कि एक फ़ौज आ गई है तुर्की पर हुकूमत करने के लिए, तो जो दूर दराज के इलाके, ख़ास तौर पर एनातोलिया का एक इलाका था जो मशरिक़ में था, तुर्की के मशरिक़ में था, वहाँ पर मौजूद फ़ौजियों ने बिखरने से, डिसबैंड होने से इनकार कर दिया और उन्होंने अचानक हमले शुरू कर दिए बरतानवी ऑफिसर्स के ऊपर। अब इससे तुर्की के लोगों अब इससे क्या हुआ कि महमद और ब्रिटिश जो अलाइज़ थे जो हुकूमत कर रहे थे, उन दोनों को ही बहुत कॉन्स्टर्नेशन, तशवीश हुई और इस बगावत को फ़ौज की, तुर्की की अपनी फ़ौज की इस बगावत को कुचलने के लिए महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर 15 मई 1919 को एनाटोलिया के सूबों में भेजा। अब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पहुँचे हैं और बगावत को ख़त्म करने की बजाय हम देखते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, ये है जी, इन अ हैवी स्टॉर्म, ये पैराग्राफ नंबर 4 है। इन अ हैवी स्टॉर्म मुस्तफ़ा कमाल स्मॉल शिप, एक तूफ़ान 15 मई 1919 को एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में ही जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो एनाटोलिया के सूबे की बंदरगाह सैमसन पहुँचे। स्टैगर्ड मीन डगमगाना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्टैगर्ड से का मतलब होता है मूव और वॉक अनस्टडीली, एज इफ़ टू फॉल, ऐसे चलना या मूव करना कि जैसे आप गिरने लगे हैं। उर्दू में इसको कहेंगे डगमगाना और इंग्लिश में इसके दो सिनोनिम्स होंगे, लर्च और रील। टूवर्ड्स द लैंडिंग स्टेज एट सैमसन बंदरगाह का नाम है, ऑन द कोस्ट ऑफ एनाटोलिया के साहिल पर सैमसन की बंदरगाह के करीब जब मुस्तफ़ा कमाल का जहाज़ पहुंचा तो उस वक्त वहाँ पर बंदरगाह में तूफ़ान आया हुआ था। लड़खड़ाते हुए जो जहाज़ है वो सैमसन की बंदरगाह पर उतरा और मुस्तफ़ा कमाल इन तमाम मशरिकी सूबों, इज़मीर यानी कि आइदीन के, एनाटोलिया के और मशरिकी तमाम सूबों के गवर्नर जनरल के तौर पर सैमसन की बंदरगाह पर डिसम्बार्क हुए, उतरे। स्टूडेंट्स, ये टर्की का मैप है, इससे मैं आपको समझाती हूँ। आपने हैंड के, ये जो हैंड का साइन है ये देखें, इसको आपने फॉलो करना है। ये देखें, ये जो ब्लैक सी है, यहाँ से जो है वो ये वाला जो है ये अंकारा है, ये अंकारा सेंटर यहाँ पर है और ये सारा जो सूबा ये एनाटोलिया है, ठीक है, ये एनाटोलिया है और ये एनाटोलिया के इधर, ये देखिए, ये इधर से साथ ही लग रहा है दूसरा सूबा, ये है दियाबैकर। यहाँ पर फ़ौजें मौजूद थी, वो टुकड़ियाँ फ़ौज की जो डिसबैंडेड नहीं थी, जो तुर्की की फ़ौज थी और वो अभी डिसबैंड नहीं की थी, बल्कि वो तुर्की के लिए ही लड़ रही थी। मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ से दियाबैकर से इन फ़ौजी दस्तों को अपने साथ में लाया और इनसे एक नेशनल आर्मी, तुर्की की नेशनल आर्मी दोबारा से शुरू की, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल कहाँ से आए थे। ये तुर्की का नक्शा है, अगर आप इसको गौर करें, इस पे गौर करें तो ये देखें, ये इस्तांबुल है। यहाँ पर जो थी, यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस मौजूद हैं
जो अपने मुल्क पर हुकूमत कर इस मुल्क पूरे तुर्की पर हुकूमत कर रही हैं, यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर जनरल के तौर पर चले और ये ब्लैक सी से होते हुए यहाँ सैमसन की बंदरगाह है, यहाँ पर उतरे। और ये सारा जो सूबा है ये है अनातोलिया, जो आपको येलो में नज़र आ रहा है, और यहाँ पर अंकरा है। यहाँ पर अमीसा में अली फ़ाउद से मिले। ये अंकरा में एक जगह है अमीसा जहाँ अली फ़ाउद से मिले। और ये देखें, यहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि जो टुकड़ियाँ छोटी छोटी सी अपने तौर पर ब्रिटिश फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रही हैं, अलाइज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रही हैं, उनको इकट्ठा करके नेशनल आर्मी बनाई जाएगी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे और इत्तेहादी जो थे ये कोशिश कर रहे थे तुर्की को तोड़ने की, और उन्होंने तुर्की को तोड़ने का प्लान बनाया। जबकि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल मौजूद थे और यहाँ करीब ही, वो इस्तांबुल बहुत दूर था, और यहाँ करीब ही दियाबकर एक सूबा है दियाबकर, ठीक है। दियाबकर सूबे में वो टुकड़ियाँ जो थी फ़ौज की छोटी छोटी सी, जो अपने तौर पर लड़ाई कर रही थी और तुर्की की फ़ौज से उन्होंने तुर्की की फ़ौज को ख़त्म करने से इनकार किया, वो यहाँ दियाबकर में मौजूद थी। और यहाँ से ये सारा एनाटोलिया जो है, ये सारा एनाटोलिया का ही इलाका है। और यहाँ से यहाँ पर जो है मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर जनरल बन के तुर्की की आज़ादी की तहरीक उन्होंने शुरू की। और ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ, ये है इज़मीर की बंदरगाह है। ये सारा समंदर है, एजियन सी है। यहाँ पर कहीं यूनानियों का मुल्क है, वो मेडिटरेनियन सी में से गुज़रते हुए यहाँ, ये देखें, यहाँ यूनान से उन्होंने सीधा इज़मीर पर उतरे और इज़मीर पर उतर के ये पूरे आयदीन सूबे पर कब्ज़ा कर लिया। और आयदीन से भी अब वो आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो क्या होने लगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने उनको रोकने के लिए, ये देखें, ये इतना सा सूबा है इज़मीर और वो आयदीन का, लेकिन वो आगे बढ़ने लगे। ये हिस्सा भी उन्होंने ले लिया, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ग्रीक जोन। ये देखें, ये ग्रीक जोन बनने लगा। जब वो आयदीन से भी आगे बढ़ने लगे तो मुस्तफ़ा कमाल ने गोरिल्ला बैंड्स बनाए इनको रोकने के लिए, ताकि ये आगे मज़ीद ना बढ़ सकें। और ये जो सारा है इस तरह से ये उसने ये सारा तुर्की का नक्शा है, ये देखें, ये इस तरह का था तुर्की, ये ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि वो सारा कहाँ सिलसिला किया। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा जो है वो थर्ड टॉपिक शुरू होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल इन एनाटोलिया। मुस्तफ़ा कमाल की क्या सरगर्मियाँ थीं गवर्नर जनरल के तौर पर जब वो एनाटोलिया में आए। एट अमीसा पर ही मेट अली फ़ाउद, वो अली फ़ाउद से मिले, द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी कॉप। ये कॉप, हम इसको कॉप्स पढ़ देते हैं, लेकिन ये सिर्फ CO ही साउंड है, कॉ, ठीक है। कॉ मीन आर्मी का यूनिट, डिटैचमेंट, या बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये इसमें बार बार आएगा। आर्मी का एक दस्ता, उसको ट्रुप भी कहते हैं, उसको यूनिट भी कहते हैं, उसको डिटैचमेंट भी कहते हैं, और उसको डिवीज़न भी कहते हैं। आर्मी के एक, जो कि आर्मी, छोटी सी आर्मी का एक कमांडर था जिसका नाम था अली फ़ाउद। अमीसा में आते ही, एनाटोलिया में आते ही अमीसा में वो उससे मिले। सेंटर्ड ऑन अंकरा, जो कि अंकरा में, ये जो अमीसा है ये अंकरा के सेंटर में है। एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पैट्रियट मीन मुहिब वतन, और वतन से प्यार करने वालों की इस खुफिया मीटिंग में ही स्केच्ड आउट, ही मीन्स मुस्तफ़ा कमाल ने एक ढांचा बनाया, एक स्केच बनाया, एक खाका बनाया, द प्लान ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब मुज़ाहमत करना, स्टैंड अप, ठीक है, इसका एक मतलब होगा स्टैंड अप। दूसरा रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, मानने से इनकार कर देना, या अपोज, मुखालफत करना। और जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल एनाटोलिया में आए, वहाँ पर अमीसा, जिसका अमीसा नाम की जगह है उनकी, शायद एक प्रोविंस है, और इसके अंकरा या शायद कोई प्लेस है। अंकरा जो है, अंकरा तो खैर वहाँ का बहुत मशहूर शहर है, वहाँ कहीं उसके करीब ही या उसके अंदर ही कहीं अमीसा नाम की कोई जगह है, जहाँ पर अली फ़ाउद से जो है मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की। अली फ़ाउद अपने एक छोटे से फ़ौज के दस्ते, तुर्की फ़ौज के दस्ते के साथ रेजिस्टेंस कर रहे थे। इन दोनों पैट्रियट्स ने, इन दोनों मुहिब वतनों ने मिलकर रेजिस्टेंस का प्लान बनाया, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना था इस प्लान के मुताबिक, द गोरेला बैंड्स, बैंड्स फिर वही वर्ड है, बैंड्स का मतलब फ़ौज का दस्ता, यूनिट, डिटैचमेंट, डिवीज़न या ब्रिगेड या ट्रुप या बैंड, दस्ता, फ़ौज का दस्ता। उन्होंने पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि गोरीला बैंड्स, गोरीला बैंड्स वो दस्ते होते हैं जो छुप कर हमला करते हैं। इसको गोरीला बैंड का मतलब हिट एंड रन या सडन रेड्स करते हैं, अचानक हमले करते हैं। तो जो रेडिंग यूनिट्स होते हैं या जो हिट एंड रन वाले यूनिट्स होते हैं वो जो हैं उनको गोरीला बैंड्स कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने गोरीला बैंड्स बनाए किसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। गोरीला बैंड्स क्या करेंगे, द गोरीला बैंड्स मस्ट होल्ड द ग्रीक्स एंड covered by these irregular the patriots must hold the Greeks। यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल द गोरीला बैंड्स मस्ट होल्ड द ग्रीक्स। उन्होंने गोरीला बैंड्स बनाए और उन्होंने कहा कि गोरीला बैंड्स जो हैं ये ग्रीक एडवांसमेंट को रोकेंगे। जो यूनानी फ़ौज इज़मीर में उतरी है और आयदीन पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है, उसकी आगे बढ़ने की मूवमेंट को रोकने के लिए गोरीला बैंड्स बनाए गए। और इन अली फ़ाउद और मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड किया कि ये गोरीला बैंड ग्रीक एडवांसमेंट को रोकेंगे। और दूसरा, एंड कवर्ड बाय दीज इर्रेगुलर द पैट्रियट्स मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी। और ये जो इर्रेगुलर दस्ते हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पर अनाटोलिया में अपनी मदद आप के तहत जो है रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इन सब को इकट्ठा करके मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी बनाने का फ़ैसला किया, जो बहुत ही एक मोमेंटस और बहुत अहम फ़ैसला था। बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम महमद फ़ोर। महमद फ़ोर बादशाह का नाम है, सुल्तान का नाम है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड किया कि बादशाह से ये नेशनल आर्मी बनाने में बादशाह की हेल्प नहीं ली जाएगी और एनीवन फ्रॉम इस्तांबुल, बल्कि इस्तांबुल से किसी भी शख्स की हेल्प नहीं ली जाएगी। इस्तांबुल कैपिटल ऑफ टर्की, जहाँ पर इस वक्त बरतानवी हुकूमत कर रहे हैं। और ये अपने मुस्तफ़ा कमाल के अल्फाज हैं, एज़ द सुल्तान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन एनिमी हैंड्स। क्योंकि सुल्तान और जो मरकज़ी हुकूमत है वो इस वक्त दुश्मन के हाथों में है। वी मस्ट सेट अप सम टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी का मतलब आर्जी तौर पर, नॉट परमानेंट, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बनानी चाहिए इन एनाटोलिया। उन्होंने कहा क्योंकि सुल्तान और मरकज़ी हुकूमत चूँकि दुश्मन के हाथों में हैं, इसलिए उन्हें एनाटोलिया में आर्जी तौर पर तुर्की की हुकूमत बनानी चाहिए। अब कांग्रेस का मतलब होता है दस्तूर साज, दस्तूर बनाने वाली पार्लियामेंट आप कह लें। कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी। कानून बनाने के लिए जो सतून, रियासत का एक सतून इस्तेमाल होता है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं और कांग्रेस भी कहते हैं। अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स जो है ये, इसको डेलीगेट्स नहीं पढ़ना क्योंकि डेलीगेट्स इसका वर्ब है, यहाँ पर ये नाउन के तौर पर आया है और इसलिए हम इसको डेलीगेट्स पढ़ेंगे। डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे। इसका एक मतलब होता है गैर मुल्की नुमाइंदे और एक होता है मुल्क के नुमाइंदे। तो ये मुल्क से, अपने मुल्क से चूँकि वो नुमाइंदे लेना चाह रहे थे टू रिप्रेजेंट द रियल फ्री टर्की, इसलिए हम इसको डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, यानी मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्ट होने वाले जो नुमाइंदे हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको बुलाकर एक दस्तूर साज असम्बली बनाने के लिए जो है मुस्तफ़ा कमाल ने सजेशन दी। टू रिप्रेजेंट द रियल फ्री टर्की शुड बी कॉल्ड एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। उसने कहा कि एक पार्लियामेंट बनाई जाए जिसमें तमाम तुर्की के जो नुमाइंदगान हों वो मौजूद हों और जो कि फ्री तुर्की की नुमाइंदगी करे, आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करे, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट और बादशाह जो हैं वो ग़ुलाम बन चुके हैं इत्तेहादियों के हाथों में। मीनवाइल मुस्तफ़ा कमाल सेट आउट टू टूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा काम है। एक काम तो उसने ये किया है कि पार्लियामेंट बनाने के लिए उसने नुमाइंदगान को अनकरा में दावत दी कि आके यहाँ पर पार्लियामेंट बनाएं, क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में है। दूसरा काम बहुत अहम उसने ये किया, इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल सेट आउट टू टूर, सेट आउट का मतलब स्टार्ट करना, टू टूर
विज़िट करना द विलेजेस को, प्रीचिंग रेजिस्टेंस, तबलीग करते हुए कि उन्हें जो है मज़ाहमत करनी है इन एवरी प्लेस, हर जगह पर, अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नुमाइंदे छोड़ जाते हैं टू फॉर्म सेंटर्स ऑफ पैट्रियाटिक रिवोल्ट, ताकि रिवोल्ट्स मीन बगावत, ताकि जो पैट्रियाटिक रिवॉल्व है उसके सेंटर के तौर पर वो नुमाइंदगे काम कर सकें। एक बहुत अहम काम जो है मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया कि गांव-गांव जाकर रेजिस्टेंस को की तबलीग की कि आएँ और इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ बगावत करें और बगावत में मुस्तफ़ा कमाल का साथ दें। वो जिस भी गांव में जाते वहाँ पर अपना एक नुमाइंदा छोड़ के जाते ताकि वो पैट्रियाटिक रिवॉल्ट के सेंटर के तौर पर काम कर सकें। Yet, even the energy and personality of Mustafa Kemal would not have been so effective had not news arrived that Greeks were advancing. अभी मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रीचिंग थी, गांव-गांव जाके उन्होंने फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस के लिए प्रीच किया, वो शायद उनकी पर्सनैलिटी और मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत और ताकत शायद इतनी वाज़े अभी ना हुई होती अगर ये ख़बर ना आती कि ग्रीक्स आगे बढ़ रहे हैं, यूनानी फ़ौज आगे बढ़ रही है, आए दीन पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर चुकी है, इज़मीर से उतरी, इज़मीर की बंदरगाह पर कब्ज़ा किया, आए दीन पर कब्ज़ा किया, वो आगे बढ़ रही है। एवरीवेयर द लोकल टर्क्स वाउड का मतलब कसम खाना, ओथ, प्लेज, प्रॉमिस, स्वेयर, ओथ, प्लेज, प्रॉमिस, स्वेयर, कसम खाना, दैट द डेथ वॉज प्रेफरेबल काबिल तरजीह अफजल, बेटर, के मौत बेहतर थी टू रूल बाय ग्रीक्स, यूनानियों की हुक्मरानी में जीने से। हर तरफ ये ख़बर फैल गई कि यूनानी फ़ौज आगे बढ़ रही है और हर तरफ तुर्कियों ने मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने हर तरफ ये कसम खाई कि यूनानियों की हुक्मरानी में जीने से मौत को तरजीह देंगे। मोर ओवर मज़ीद बना ये कि द अलाइज़ का मतलब बरतानिया, फ़्रांस और आर्मीनिया की फ़ौजें, हु हैड मेड दीज प्लान्स, जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि तुर्की को आपस में डिवाइड कर लेंगे और जो हिस्सा यूनानी फ़ौज चाहती है उनको दे देंगे, वर फार अवे, अभी काफ़ी दूर थे, वाइल नियर एट हैंड वॉज एन अनडिस्बैंडेड का मतलब अनडिसमिस्ड, वो आर्मी जो अभी घरों को नहीं गई थी, तुर्की के वो दस्ते करीब ही मौजूद थे। टर्किश आर्मी कॉस एट दियाबकर नाम के सूबे में अभी अलाइज़ ने ये मंसूबा बनाया था कि तुर्की को वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, जिस हिस्से को ग्रीस चाहता है उसको वो ग्रीक्स को दे देंगे और बाकी आपस में बांट लेंगे। वो अलाइज़ अभी बहुत दूर थे और मुस्तफ़ा कमाल के करीब ही दियाबकर में तुर्की की अपनी आर्मी जो अभी डिसबैंड नहीं हुई थी, जिसने डिसबैंड होने से इनकार कर दिया था और वो अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रही थी, वो दियाबकर में मौजूद थी। दियाबकर भी एनाटोलिया का ही हिस्सा है, एक और सूबा है। Men came crowding back to the ranks का मतलब लाइंस, यहाँ पर है लाइंस या सफ़ें, ठीक है। जंग के दौरान जो सफ़ें बनाई जाती हैं, रैंक्स, यहाँ पर इससे मुराद फ़ौज है, आर्मी, ठीक है। लोग जो आर्मी के लोग थे जो आर्मी छोड़ के डिसबैंड हो चुकी थी और वो जा चुके थे, और आम लोग दोनों बहुत ज़्यादा हजूम की तरह से वापस आर्मी में अपनी आर्मी में वापस आना शुरू हो गए, विद गन्स एंड एम्यूनेशन, गन्स लेकर, और एम्यूनेशन असला, एम्यूनेशन होता है बुलेट्स एंड शेल्स, गोला बारूद लेके और गन्स लेके वो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में आना शुरू हो गए। जो उन्होंने ये गन्स और एम्यूनेशन कहाँ से हासिल किया था? रेडेड का मतलब अचानक हमला करके, फ्रॉम द अलाइड आर्म्स डम्प का मतलब यूजुअली तो कूड़ा करकट होता है आम ज़बान में, लेकिन आर्मी की ज़बान में असला डिपो कहते हैं या असला स्टोर कहते हैं, एम्यूनेशन स्टोर, ठीक है। तो एम्यूनेशन स्टोर जो थे अलाइज़ के, उन पर अचानक तुर्की हमला करते थे, वहाँ से जो है असला हासिल करते थे और उस असले को लेकर वो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में दोबारा से शामिल होना शुरू हो गए।
अब तक जो हमने मुस्तफ़ा कमाल की एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं एनाटोलिया में, वो यही हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो मुख्तलिफ़ डिस्पर्स्ड ग्रुप्स हैं आर्मी के, तुर्की की अपनी आर्मी के, जिनको बादशाह ने हुक्म दिया है कि वो डिसबैंड हो जाएं, ख़त्म कर दिए गए हैं बादशाह की तरफ से। वो अभी भी अलाइड फोर्सेस पर हमले कर रहे थे, उन सब ट्रुप्स को इकट्ठा करके एक नेशनल आर्मी बनाई। और दूसरा उसने कहा कि अंकारा में कौमी असम्बली की बुनियाद रखी जाए और तमाम जो तुर्की है उसके मुंतखब नुमाइंदों को अंकारा में बुला लिया जाए ताकि यहाँ से कानून साजी की जाए, यहाँ से पार्लियामेंट बनाई जाए, क्योंकि इस्तांबुल की पार्लियामेंट और जो है सुल्तान जो है वो दुश्मन के हाथों में है, इसलिए वहाँ से कोई मदद ना ली जाए। और तीसरी चीज़ मुस्तफ़ा कमाल की ये एक्टिविटी थी कि मुस्तफ़ा कमाल गांव-गांव गए और लोगों को इकट्ठा किया और इस बात पर रज़ामंद किया कि वो रेजिस्टेंस करें गैर मुल्की ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़। गैर मुल्की कब्ज़ा, उनके मुल्क पे गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा कर रखा है। इत्तेहादी फ़ौजें एक तरफ से हमला कर रही हैं, यूनानी फ़ौजें दूसरी तरफ से हमला कर चुकी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ आप मज़ाहमत के लिए लड़ें। इस मकसद के लिए गांव-गांव जाके मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को तैयार किया। और चौथी एक्टिविटी उन्होंने ये की कि हर गाँव में जहाँ वो विज़िट करते थे और जहाँ पर तबलीग करते थे रेजिस्टेंस की, वहाँ पर अपना एक नुमाइंदा छोड़ जाते थे जो क्या काम करता था कि फ़ौज में भर्ती करता था और वहाँ पर जो है पैट्रियोटिक रिवॉल्ट है उसका काम जो है वो, उसका मरकज़ जो है वो वही नुमाइंदा सेट करता था। और इस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने आर्मी जो है वो बना ली अपनी नेशनल। और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में वो सब लोग जो फ़ौज में पहले शामिल थे लेकिन महमद फ़ोर के हुक्म के बाद वो लोग अपने घरों को चले गए थे, वो तुर्की की फ़ौज दोबारा मुस्तफ़ा कमाल के ज़ेर साया इकट्ठी होने लगी। और अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल इन एनाटोलिया। मुस्तफ़ा कमाल की एनाटोलिया में क्या एक्टिविटीज़ थी? मुस्तफ़ा कमाल, नंबर 1, मुस्तफ़ा कमाल बिल्ड अप नेशनल आर्मी बाय गैदरिंग इट्स इरेगुलर बैंड्स। जो इरेगुलर बैंड्स का मतलब बेकायदा दस्ते फ़ौज के जो इधर उधर बिखरे हुए थे और अपने तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल ने उनको इकट्ठा करके नेशनल आर्मी बनाई। नंबर 2, ही विद अली फ़ाउद, उसने अली फ़ाउद के साथ मिलकर मेड गोरीला बैंड्स, गोरीला दस्ते बनाए, छापा मार दस्ते बनाए टू स्टॉप द एडवांसमेंट ऑफ ग्रीक फोर्सेस। जो ग्रीक फ़ौज आगे बढ़ रही थी उसकी आगे बढ़ने को रोकने के लिए, एडवांसमेंट मीन आगे बढ़ना। नंबर 3, ही विजिटेड विलेज टू प्रिपेयर हिज कंट्रीमैन फॉर रिवोल्ट। उसने गांव-गांव गया अपने कंट्रीमैन, अपने मुल्क के लोगों को तैयार करने के लिए फॉर रिवोल्ट, बगावत के लिए, अगेंस्ट मीन के ख़िलाफ़, फॉरेन ऑक्यूपेशन, गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़। वो अपने मुल्क के लोगों को गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए, वो अपने मुल्क के लोगों को तैयार करने के लिए गांव-गांव गया। ही सेट अप अ कांग्रेस का मतलब आप यही समझ लें कि गवर्नमेंट होता है। ही सेट अप अ कांग्रेस, उसने एक गवर्नमेंट जो है वो सेट की या उसने एक गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, या कांग्रेस का मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी। उसने कांग्रेस की बुनियाद रखी ऑफ डेलीगेट्स मीन नुमाइंदे ऑफ तुर्की के एट अंकारा पे। पहले ये गवर्नमेंट जो है वो इस्तांबुल में थी, उसने तमाम नुमाइंदों को बुलाया कि वो अंकारा में आकर गवर्नमेंट की बुनियाद रखें। और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं वो सिर्फ ये 2 लाइनें लिखेंगे। पहली लाइन है मुस्तफ़ा कमाल बिल्ड अप अ नेशनल आर्मी, फुल स्टॉप, वो मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी बनाई। और दूसरी लाइन होगी ही सेट अप अ कांग्रेस ऑफ टर्की, उसने तुर्की की हुकूमत कायम की एट अंकारा पर। और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।